नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। तो जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं या यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम जहां पर आपको जीएस जीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम जो है जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी साथी भी जो है इस प्रश्न का साथ में उत्तर आप देते हुए चलेंगे और यहाँ पर आप जो है फिर जो मैं उत्तर बताऊंगा आप उससे मैच करते चलेंगे और यहाँ पर आप सभी साथी अपना स्कोर जो है वह कमेंट करेंगे कि आपने इन 38 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का जो सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव घटता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पृथ्वी के तल पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो अधिकतम होता है और पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर इसका मान जो है कम होता जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जितने ऊंचाई पर हम जाएंगे तो वायु का दबाव है वो उतना ही कम होगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है। तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि, शीतलन, तापमान में वृद्धि और तापन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो है वह शीतलन होता है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और तरल से गैस में परिवर्तन होने पर अणुओं द्वारा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। गेहूं, मक्का, जौ और चावल। तो दोस्तों, आप जो है उत्तर दीजिए इस प्रश्न का कि क्या सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो व्रीहि शब्द है दोस्तों वह जो है चावल के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी होगा। वैदिक काल में जो है व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता था। तो व्रीहि जो है स्पेशली धान, और आप जानते हैं कि धान से ही चावल पैदा होता है, तो धान के लिए प्रयोग किया जाता था। यौ जो शब्द है वह जौ के लिए, माड़ जो है उड़द के लिए और मुद्दक जो है मूंग के लिए और गोधूम साथियों गेहूं के लिए जो है यह प्रयोग किया जाता था। और इसका जो वर्णन है वह यजुर्वेद में मिलता है। तो गोधूम जो है गेहूं के लिए प्रयोग किया जाता था। तो आप जो है कई बार तत्सम तत्व में भी यह शब्द जो पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और मल्लीनाथ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा। आप सभी मित्र जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प सी, यानी कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वह जो है पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के यह पुत्र थे और इनकी माता जी का नाम वामा था। और दोस्तों, इनके बारे में और जो जानकारी है क्योंकि यह इनका समय जो है वह महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता था, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि 23वें तीर्थंकर जो है वह पार्श्वनाथ और 24वें वह अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। प्रश्न नंबर 5 हम यहाँ पर देखेंगे मित्रों कि दूसरे चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था। फाहियान ने, वेनसांग ने, अश्वघोष ने और वसुमित्र ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में फाहियान ने जो है वह भारत का दौरा किया था। और फाहियान जो है यह एक चीनी यात्री था साथियों, यह आप याद रखेंगे। और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसकी यात्रा का जो उद्देश्य है बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में इसने जो है वह भारत देश का दौरा किया था। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों कि CaSO4 × 2H2O किसका एक रासायनिक सूत्र है। एप्सम नमक, जिप्सम गंधक और क्वार्ट्ज का। तो दोस्तों, यह जो है जिप्सम का सूत्र है, यानी कि विकल्प बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो आप याद रखेंगे कि CaSO4 × 2H2O जिप्सम का जो है यह सूत्र है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्प चरण परिशोधन, क्षेत्र परिशोधन, द्रवीकरण और इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि यह जो है क्षेत्र परिशोधन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है और यह तत्व अल्प मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। साधारणतः यह जस्ते के खनिजों से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। जल जीवशाला, झील, घास स्थल और महासागर।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि घास स्थल जो है वह प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरणों में टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, घास के मैदान और रेगिस्तान जो है वह शामिल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर पूछा है कि प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसलिए जो है यहाँ पर घास स्थल होगा। अगर आप जो है इस प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है तुरंत महासागर ये अपना आंसर लगा देंगे। परंतु साथियों आपको जब भी एग्जाम हॉल में या जब भी आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो तो वहाँ पर आपको प्रश्न को जो है 1 से 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, बहादुर शाह, शाहजहां और अकबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि बाबर जो है वह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। भारत में मुगल वंश के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। कहाँ पर? भारत में। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? 1929 में, 1931 में, 1928 में और 1930 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो जो है आप विकल्प सी यानी कि जो साइमन कमीशन है वह भारत में 1928 में आया था। और साइमन कमीशन का जो गठन है दोस्तों वह 8 नवंबर 1927 को हुआ था। 8 नवंबर 1927 को हुआ था। साइमन कमीशन का जो गठन है वो 8 नवंबर 1927 को 7 ब्रिटिश सांसदों के समूह में से किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करना था और यह 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। तो आप एग्जैक्ट डेट जो है इसकी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और कमीशन के सभी सदस्यों अंग्रेज होने के कारण भारतीय आंदोलनकारियों द्वारा इसका विरोध जो है वह बहुत ही भयंकर तरीके से किया गया था। अब प्रश्न नंबर 11 हम देखेंगे मित्रों कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब और नाना साहेब। तो जब 1857 की क्रांति हुई दोस्तों तो उस समय जो मुगल शासक है वह कौन था? तो यह आप सभी को बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उस समय जो मुगल शासक था वह बहादुर शाह द्वितीय यानी कि हम उसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह के समय भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था जो कि असफल रहा। उस दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसको हम बहादुर शाह तृतीय कहते हैं, और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो दोस्तों वह लॉर्ड कैनिंग, वह इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था उस समय वह पाल्मस्टन था। चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से। तो आप सभी साथियों को इस प्रश्न का उत्तर देना है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चरकुला नृत्य या किसी न किसी रूप में आपसे परीक्षा में जरूर पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि चरकुला नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और यह अगर उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए दोस्तों तो यह जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, जो वृंदावन मथुरा का क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है। और इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े जो हैं उसको रखकर सिर पर और फिर जो है उसको बैलेंस करके नृत्य किया जाता है। तो यह प्रश्न भी दोस्तों पूछा जाता है कि घड़ा नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो यह जो है चरकुला नृत्य को, और यह जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये, लेकिन स्पेशली ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 कि शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? कलाई, जबड़ा, जांघ और पैर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कलाई में त्रिज्या अस्थि स्थित होती है। तो यहाँ पर हम साथियों और जो फैक्ट्स को हम देखेंगे कि मनुष्य के जो शरीर में टोटल जो है 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वयस्क जो पुरुष होता है उसके अंदर जो है टोटल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं और रेडियस बोन जो है वह कलाई में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 14 हम यहाँ पर देखेंगे कि रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? नस को, त्वचा को, ऊतक को और हड्डी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि रोजेशिया नामक बीमारी से जो शरीर की त्वचा है वह प्रभावित होती है। और यह स्पेशली जो मुहासे होते हैं उसको, जो मध्यम आयु की गोरी त्वचा वाली महिलाओं को ज़्यादा होती हैं। तो यानी कि जो है महिलाओं से संबंधित बीमारी है और जो मुहासे होते हैं उसी को जो है रोजेशिया कहा जाता है। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरविंदो और महात्मा गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि
श्री अरबिंदो जी ने हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया था? आप यहाँ पर ध्यान देखें कि प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे राष्ट्रीय गीत को लिखा किसने नहीं है, इसका अनुवाद किसने किया है। तो हमारे राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम का अनुवाद जो है अरबिंदो ने किया था, और वंदे मातरम भारत का जो है वह राष्ट्रीय गीत है। प्रश्न नंबर 16 हम यहाँ पर देखेंगे कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, हमें यह बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया जो है वह योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, क्योंकि उसके बाद से जो है योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो अब जो है योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है। तो उस समय जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वह मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे। योजना आयोग का जो गठन है वह 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था, और यह एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शकारी निकाय है, और इसका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है। अब इसी आयोग का जो है नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे दोस्तों कि वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार कहाँ पर यह प्रयोग में लाया गया था? दक्षिण पूर्व यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और मध्य एशिया में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर, ज्वार, मसूर और रागी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि तूर दाल को अरहर दाल के नाम से भी जाना जाता है। तूर दाल को अरहर दाल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल और बियर जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि बुल और बियर जो है वह शेयर बाजार से जुड़े हुए शब्द हैं। अब यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि हॉटेनटॉट्स जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? तो हॉटेनटॉट्स जो है यह शब्द किस जाति के लिए यानी कि किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? तो यहाँ पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि जो हॉटेंट शब्द है वह दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के नागरिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है? म्यांमार, भूटान, चीन और पाकिस्तान। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि भूटान जो है वह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और वह अपना पड़ोसी देश है, यानी कि भारत का पड़ोसी देश भी है। भारत के पड़ोस में दो भूमिबंध देश, एक नेपाल तथा भूटान है, और दोनों भारत के उत्तर हिमालयी रेंज में स्थित हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 22 हम यहाँ पर देखेंगे कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि गंगा जी जो है वह अरुणाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती हैं। अब आइए देखते हैं कि गंगा नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय पर गंगोत्री से भागीरथी के नाम से निकलती हैं। गंगा जी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के फरक्का से होकर बांग्लादेश चली जाती हैं, और यह अरुणाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती हैं। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि 3 बीघा कॉरिडोर का जो विवाद है वह बांग्लादेश के साथ है, और 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारत का ही एक भूभाग है, जो सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया, ताकि बांग्लादेश के दहग्राम अंगरपोर्ट नामक अंतर्वेशों को सीधा भूभाग द्वारा बांग्लादेश से जोड़ा जा सके। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लंदन और पेरिस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि पेरिस में जो है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 38 सदस्य देशों का अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 17 सितंबर और 11 नवंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है, और यह दिवस वर्ष 2008 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है।
प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? होमी भाभा, विक्रम साराभाई, श्रीनिवास रामानुजन और सर सीवी रमन की। तो दोस्तों यह इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि श्रीनिवास रामानुजम की जो है वह जीवनी, इसको रॉबर्ट कैनिगेल की अपने पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के नाम से लिखी गई है। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा भारत का मूल रूप संविधान उनके द्वारा अपने हाथों से लिखा गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 24, 20, 18 और 22। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि भारत के संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, आप याद रखेंगे 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है वह बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों? 12। यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी, परंतु अब जो है बढ़कर के कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह क्या करे? मादक द्रव्यों को सेवन पर रोक लगाए, पर्यावरण की रक्षा और विकास करे, पिछड़े वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करे, गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए, यह जो है अनुच्छेद 48 में अधिसूचित किया गया है। अनुच्छेद 48 में इसके अलावा राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं के नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनके वध को रोकने के लिए कदम उठाएगा, ऐसा जो है अनुच्छेद 48 में जो है अधिदेशित किया गया है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? पन्ना कबूतर, मोनाल, सारस क्रेन और राम चिरैया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वह सारस क्रेन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन, जिसे क्रॉन्च भी कहा जाता है, और इस पक्षी को गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? चंदौली, यहाँ पर हमें वो जिला बताना है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, चंदौली, औरैया, महोबा और एटा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि महोबा जिला जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? 13.5%, 9.4%, 8.4% और 7.3%। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 7.3%, जो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.3% है। और फैक्ट्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों वह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको यह जो है डिजिट पूरी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, और जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है, और यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। इससे बड़े राज्य जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हैं, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर ही व्याख्या में बताया कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से वह जो है लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों की कितने जो है वह दौड़ की जरूरत होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर यह जो है फिजिकल आपसे करवाया जाता है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोटी नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? जया वर्मा, प्रेरणा देवस्थली, आरती शाह, मेनका मिश्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि प्रेरणा देवस्थली।
दिसंबर 2023 में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि गांधीनगर में जो है यह आयोजन किया गया था। दिसंबर 2023 में जारी गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, यह बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो मॉडल पेपर 3 है उससे संबंधित सभी प्रश्नों को यहाँ पर हमने देखा। तो आप सभी साथी जो भी पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं या यूपी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर कीजिए। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलता हूँ यूपीपी के एक अगले जो मॉडल पेपर हिंदी वाले मॉडल पेपर में। तो आप सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।